नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। मैं हूं रंजन कुमार और अभी चल रहा है इसमें मेरा उपन्यास बड़ा बाबू अथ श्री नवल नारायण कथा। आज चौथे दिन की कथा है। अध्याय चौथा है आज आपके सामने और शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले दिन की कहानी जहां खत्म किए थे वहां के बाद नवल नारायण जी गदाईपुर गांव में लौट गए हैं। एक झोला छाप डॉक्टर की कंप्यूटरी करके बिहटा से, और अब गांव में ही कंपाउंडरी करेंगे। झोला छाप डॉक्टर खुद बन जाएंगे और दत्त बाबू भी इससे प्रसन्न है कि चलो नवल अब हाथ बटाएगा, कुछ घर के इनकम को बढ़ाएगा। ये सब आप भाग 3 में सुन चुके हैं। और जहां भाग 3 खत्म हुआ था, जो हमारे सुनने वाले दोनों लोग हैं श्रोता, संजय भैया और जनार्दन चाचा, उनको भी लघु शंका लग गई थी और कथा कहने वाला मैं, मुझे भी लघु शंका लग गई थी और हम तीनों ही लघु शंका करने चले गए थे। और वहीं पे अध्याय 3 समाप्त हो गया था। तो अब आते हैं अध्याय 4 में। और अध्याय 4 यहां से शुरू होता है। हम सभी लोग लघु शंका करके जब वापस कमरे में आकर के लौट गए तो फिर से जनार्दन चाचा ने प्रश्न किया कि रंजन बाबू आगे की कथा बताइए कि नवल नारायण के जीवन में आगे क्या हुआ। संजय भैया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, रंजन बाबू जल्दी से आगे सुनाइए कि नवल नारायण के विवाह की चर्चा होने लगी थी, तो नवल नारायण के विवाह का क्या हुआ। अब हमने कहा, संजय भैया नवल नारायण के ब्याह के बारे में आपको भी बहुत उत्सुकता है, जनार्दन चाचा को भी बहुत उत्सुकता है, तो नवल नारायण का विवाह तो होगा, लेकिन विवाह होने के लिए एक लड़की चाहिए, एक लड़की का घर चाहिए। तो अभी नवल नारायण की कथा को मैं अब उस तरफ ले चलता हूं जहां से नवल नारायण की जिंदगी में इनकी पत्नी का आगमन होने वाला है। बिहार के गया जिले में ही एक रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना, मखदूमपुर। और मखदूमपुर के पास में, मखदूमपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, पचनामा। अब आप पूछेंगे, गांव ही का नाम पचनामा है? जी हां, गांव ही का नाम पचनामा है। संजय भैया को आश्चर्य हुआ, पचनामा नाम पहली बार सुन रहा हूं। मैंने कहा, संजय भैया उस गांव के लोगों का चाल चेहरा, चरित्र, नाम, उनकी शक्लें सब कम से कम 5 प्रकार की होती हैं। वहां आपको ओरिजिनल एक भी नहीं मिलेगा। डुप्लीकेट पर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। तो वहां का जो सबसे शरीफ आदमी होगा उसके भी 5 चेहरे, उसका भी 5 तरह के चरित्र, उसकी भी चाल 5 तरह की। तो चाल, चेहरा, चरित्र सब 5 तरह का। इसीलिए उस गांव का नाम लोगों ने रख रखा था पंचनामा। पंचनामा नहीं, पचनामा। और कुछ लोग जो है पुकारू भाषा में इसको पंचनामा से भी बुलाते हैं। तो हम इसका शुद्ध नाम पुकारेंगे। यहां पे गांव का नाम है पचनामा।
और उस पचनामा में एक पंडित जी का परिवार रहता था। वो पंडित जी की बहुत सारी बेटियां थी, बहुत सारी मतलब बहुत सारे। और पंडित जी के दो बेटे थे। पहले नंबर पर बेटा होने के बाद जाहिर सी बात है उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण का किसी को ख्याल रहता नहीं था, और फिर कोई बेटा हो जाए जो कुल खानदान को तारने वाला हो, दूसरा भी आ जाए। तो इस प्रयास में पंडित जी ने पहले पुत्र के बाद 6 बेटियों को जन्म दिया, और फिर 8वें नंबर पर, वैसे तो 8वें नंबर पर आपको याद होगा कि देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान आए थे, लेकिन इस बार 8वें नंबर पर पंडित जी की पत्नी के गर्भ से कंस जी अवतार लेकर के आए। पहले नंबर पर उनके बड़े भाई, अब कुछ भी कह सकते हैं उनको, हंस जी कह लीजिए, हंस जी अवतार लेके आए थे। 8वें नंबर पर कंस जी अवतार लेकर के आए, और बीच में जो 6 लोग थे, ये 6 बहनें थी, तो पंडित जी की 6 बेटियां हुई। और पंडित जी पूजा पाठ कराते हुए अपना जीवन यापन करते थे। और उस क्रम में जो पंडित जी के प्रथम सुपुत्र हुए, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत करी, गरीबी से परिवार को निकालने के लिए खूब मेहनत करी, और खूब मेहनत करके खूब आगे बढ़े। और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक से लेकर के कॉलेज में प्रोफेसर होने तक का सफर उन्होंने अपने जीवन में तय किया। तो जो उधर फिलहाल अभी आते हैं पचनामा गांव पर, तो पचनामा गांव में पंडित जी के 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी। जो पंडित जी के सबसे बड़े पुत्र हुए हंस जी, उन्होंने 4 बेटियों की शादी एक एक करके उनके अपनी 4 बहनों की एक एक करके कर दी थी। और अब 5वीं बहन का नंबर आया हुआ था, लेकिन 5वीं वाली जो बहन थी ना, वो थोड़ी अलग थी, और इससे हंस जी बड़े चिढ़े चिढ़े से रहते थे। और जो ये सबसे छोटे वाले हुए 8वें अवतार उस घर में, उस कुल के चश्मो चिराग 8वें नंबर पर जो आए थे कंस जी, उनका बड़ा लगाव रहता था अपनी इस बहन के साथ। बाकी और बहनों से बने या ना बने, इस बहन से बहुत बनता था, क्योंकि दोनों भाई बहन की प्रवृत्ति एक जैसी थी। और हंस जी चिढ़ते थे इस बहन से, क्योंकि इस कन्या में, जैसे इधर गदाईपुर गांव के दत्त बाबू के जो पुत्र हुए नवल नारायण, इनके अंदर कई तरह की गंदी आदतें पनप गई थी, और कई तरह के दुर्गुणों के शिकार हो गए थे। तो उसी तरह से वहां जो पंडित जी की 5वीं पुत्री थी, हंस जी की 5वें नंबर की बहन थी, वो अपने अन्य बहनों के अलावा अन्य बहनों से अलग एक अलग ही दुनिया में रहती थी, और उसके अंदर भी बहुत सारे दुर्गुण पैदा हो गए थे। अब जब हंस जी की पत्नी जी ने कहा कि अब इनकी शादी के लिए कोई लड़का देखिए, तो इस बार हंस जी ने ठान लिया था कि इसके लिए ऐसा लड़का देखेंगे, ऐसा लड़का देखेंगे कि पूरा जिंदगी याद करेगी। ये जैसी है इसको ऐसे ही चुन करके खानदान में ब्याह कर देंगे। अब हंस जी को पसंद नहीं था खैनी खाना, पान खाना, गुटखा खाना, जर्दा खाना। यहां तक कि उनके जो शिष्य भी हुआ करते थे, उनको भी वो उपदेश देते थे कि इन सब से परहेज करना।
लेकिन हंस जी ने, जब धीरे धीरे हंस जी को पता चला कि हमारी बहन के कारनामे क्या हैं, तब उन्होंने ठान लिया कि इनका ब्याह हम ऐसी जगह करेंगे कि इनको पूरा अच्छा सबक मिल जाएगा। जैसी लड़की है वैसा ही लड़का ढूंढ के लाना है। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इधर नवल नारायण, वो 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक पनेरिन की लड़की से दुष्कर्म किया था और उसके गर्भपात कराने के क्रम में उस लड़की की मौत हो जाती है और नवल नारायण के दादा बहुत ज्यादा जुर्माना देकर के गांव की पंचायत से अपने परिवार को छुड़वाते हैं और कानूनी प्रक्रिया को रुकवाते हैं। और बाद में कालांतर में उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद आपने कथा जाना ही था कि नवल नारायण को गांव से भगा दिया गया था। अब जो इधर जो पंडित जी की लड़की है 5वें नंबर वाली, उसके शादी का नंबर आया हुआ था और वो लड़की मतंग किस्म की थी। गांव में वहां एक झोला छाप डॉक्टर थे, अब उनका नाम भी कुछ भी हो सकता है, अब उनका नाम रतन मिश्र रख दीजिए। तो रतन मिश्र से बहुत ज्यादा लगाव था। एक नबी मियां हुआ करते थे, वो पंडित जी के जो खेत थे वो उनके खेत का देखभाल करते थे। तो नबी मियां भी घर में खूब आते जाते रहते थे पंडित जी के। तो बाकी और सब बहनें तो हंस जी की सब ठीक थी, लेकिन ये जो 5वें नंबर वाली थी, इसका समय ज्यादा गुजरता था या तो नबी मियां के पास, नबी मियां के घर में जाके, या नबी मियां जहां काम करवा रहे हैं वहां खेत में जाके, और नहीं तो रतन मिश्र के यहां। रतन मिश्र से बहुत लगाव था। और वहां एक विष्णु मिश्र भी थे, विष्णु मिश्र नहीं, विष्णु पाठक, उनका वहां कोई रिश्तेदारी लगता था। तो मिश्र बिगहा के विष्णु पाठक जी भी आते जाते रहते थे वहां खूब। तो ये जो हंस जी की 5वें नंबर की बहन हुई, अब तो आप गाना सुने हैं ना, नैन लड़ी जाई हैं तो मनवा मां कसक होई बेकरी। तो हंस जी की ये बहन कंफ्यूज थी। अब रतन मिश्र की तो शादी हो चुकी थी, नबी मियां पहले से ही 2-3 पत्नियां रखते थे। तो सहज रूप से वो दोनों उपलब्ध थे गांव में। तो जो 5वें नंबर की बहन हुई, वो, ये 5वें नंबर की बहन कब तक कहते रहेंगे, उसका एक नाम रख लेते हैं सुविधा के लिए, कहानी कहने में सुविधा होगी। तो उसका नाम सुशीला रख लेते हैं। वैसे वो बिल्कुल भी सुशील नहीं है, 1 नंबर की चालबाज, घर का काम करती नहीं, घर में किसी की बात सुनती नहीं, हंस जी का लिहाज करती नहीं, पिता का लिहाज करती नहीं, और मां को तो फुर्सत ही नहीं बेटियों को देखने में। मां को तो बेटी बेटो किसी से कोई मतलब नहीं, उनकी एक अपनी ही अलग दुनिया थी। तो इसके कारण जो है बेटी निकल पड़ी अपने आवारागर्दी करने के लिए। और इसके आवारागर्दी के किस्से जब हंस जी की पत्नी हंस जी को बताया करती थी तो वो नाराज होते थे, लेकिन कह कुछ वो भी नहीं पाते थे अपने पिता के चलते, क्योंकि पिताजी कहते थे बेटियों को कुछ नहीं कहो।
तब हंस जी ने सोचा कि इसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए और ऐसी जगह पे कर देनी चाहिए ताकि इसको पूरा जीवन इसका सबक मिले। तो हंस जी योग्य नहीं, एक अयोग्य वर की तलाश में लग पड़े जिसके अंदर बिल्कुल कन्या से मिलता जुलता 36 गुण मौजूद हो, और उनकी वो तलाश खत्म हो नहीं रही थी। और इस बीच में रतन मिश्र के साथ, नबी मियां के साथ और फिर विष्णु पाठक के साथ नजदीकियां सुन सुन के अपनी बहन का, हंस जी का दिमाग खराब हुआ करता था। लेकिन फिर वो ड्यूटी चले जाते थे, फिर महीने दिन बाद घर लौटते थे तो फिर सुनते थे। जब सुनते थे किस्सा तो लड़का ढूंढने के लिए अपनी बहन के लिए फिर जोर शोर से लग जाते थे, और फिर जब चले जाते थे अपनी दुनिया में अपनी ड्यूटी पर तो फिर घर का ख्याल भूल जाते थे, और इसी तरह दिन कट रहा था। तो इसी क्रम में किसी ने सुझाया कि अरवल के गदाईपुर में एक ऐसा ही लड़का है जैसा आप चाह रहे हैं, खलासी गिरी भी करके आ चुका है, गांव में भी खूब नाम कमा चुका है, उसके पिता उसको भगा चुके हैं। तो हंस जी के एक दोस्त थे, उनका भी नाम कुछ भी हो सकता है, उनको गजानन मिश्र कह दीजिए। और गजानन मिश्र के एक भाई थे, चतुरानंद मिश्र। तो हंस जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और शिष्य थे गजानन मिश्र जी। तो चतुरानंद मिश्र से गजानन मिश्र जी को पता चला कि एक योग्य लड़का अरवल के गदाईपुर में है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हंस जी चाहते हैं। तो समस्या का समाधान हो गया एक तरह से। हंस जी ने कहा चलिए एक बार लड़का देख आते हैं, कारनामा तो उसको सुन ही लिए हैं और ये बिल्कुल ही हमारी बहन के योग्य है, दोनों के 36 गुण मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के लायक है। तो मैं हंस जी की तारीफ करता हूं इस मामले में, क्योंकि हंस जी ने जैसी लड़की थी उसके लायक सुयोग्य दूल्हा ढूंढा। लोग क्या करते हैं, अपनी खराब लड़की को छुपा लेते हैं और अच्छे लड़के के साथ उसको ब्याह करके उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं। नहीं, हंस जी ऐसे नहीं थे, हंस जी न्यायप्रिय थे। तो जैसी उनकी बहन थी उन्होंने उसके लिए सुयोग्य दूल्हे का चयन किया। और जब गदाईपुर गांव में गए और लड़के को देखा और लड़के से 5 मिनट बातचीत करी, तो पेशे से शिक्षक थे ना, प्रोफेसर बन गए थे। तो लड़के से बात करके ही समझ में आ गया कि लड़का पढ़ा लिखा कितना है, लड़के में गुण क्या क्या है तो पहले ही से जानते थे। और लड़के का एटीट्यूड देख करके उनको और भी अच्छा लगा कि बस ये दोनों की जोड़ी सही रहेगी, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे रहेंगे। क्योंकि एक शरीफ निकल जाए और एक बदमाश तो फिर दूसरे का जीवन दूभर हो जाएगा। ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। जितनी बदमाश मेरी बहन है उससे भी 2 कदम ऊपर दूल्हा नजर आ रहा है। तो हंस जी ने दूल्हे से पूछा, होने वाले दूल्हे से, अपने जो होने वाले बहनोई थे हंस जी के, नवल नारायण। तो नवल नारायण जी को बुला के पूछा कि आपको, मान लीजिए हम आपको अपने घर में अपनी बहन से शादी के लिए चुनते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप अपनी पत्नी में, कन्या में क्या क्या गुण देखना चाहते हैं। तो नवल नारायण ने कहा कि आप हमारे रिश्ते में कौन लगेंगे। तब हंस जी ने अपना परिचय दिया, बोले मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं और मेरे बाद मेरी 6 बहनें हुई हैं और उसके बाद फिर एक भाई हुआ है, तब मैं उम्र में सबसे बड़ा हूं। तो मैं लड़की का पिता नहीं हूं, मैं लड़की का सबसे बड़ा वाला भाई हूं। और ये जो बैठा है मैं हूं हंस और ये है कंस, ये लड़की का सबसे छोटा भाई है और बीच में हमारी 6 बहनें हैं। और आपसे जी शादी होने वाली है
4 बहनों की शादी हो चुकी है, 5वें नंबर की है जिसका हम आपके साथ विवाह करवाने के लिए ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो हम रिश्ते में आपके बहनोई लगे। तब नवल नारायण खुल गए। पहले वो समझ रहे थे कि होने वाले ससुर हैं, तो थोड़े बेचारे लाज शर्म झिझक के साथ थे। अब जैसे ही उनको पता चला कि ये हमारे तो रिश्ते में सार लगेंगे, तो नवल नारायण ने कहा कि बाकी सब गुण तो लड़की में जो होगा वो ठीक है, नहीं होगा तो लड़की को हम अपने अनुसार ढाल लेंगे, लेकिन एक गुण लड़की में होना चाहिए ब्याह करने आने से पहले। तो हंस जी को लगा कि अरे देखिए क्या बताते हैं, तो पूछ बैठे, बताइए कौन सा गुण होना चाहिए। तो बोले लड़की को खैनी ठोकना आना चाहिए, खैनी बनाना आना चाहिए। तो मुझे खैनी खाने का बहुत शौक है, दिन भर में कई बार खाता हो, लेकिन ये बार बार चुनौती खोल करके हाथों पे इस तरह से ऐसे ऐसे करके मलना ना, इसमें मेरा अंगूठा दुख जाता है, उतर हथी दुखा जाता है। चुनौती खोलने में तो कई बार ये जो नाखून है ये भी कबर जाता है दोनों हाथ का। तो आपकी जो बहन है उसको ये पता होना चाहिए कि खैनी बनाते कैसे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मेरी अर्धांगिनी आए तो उसके अंदर ये गुण हो कि उसको खैनी बनाना आना चाहिए, ताकि जब भी मैं कहूं कि खैनी बना के दा, ये मगही लैंग्वेज है जो वहां चलता है लोकल, तो मैं जब आपको ये कहानी बता रहा हूं तो इसमें बीच बीच में वो लैंग्वेज भी आएगा। तब जनार्दन चाचा और संजय भैया तो मगही ठहरे ना, तो उनको मगही पता है, तो वो खूब हंसने लगे। बोले ऐसा दूल्हा तो हमने पहला बार सुना है रंजन बाबू। हमने कहा नवल नारायण को आप साधारण समझते हैं, और ये जो नवल नारायण की दुल्हन होने वाली है सुशीला, इसको भी आप साधारण समझते हैं। ये सब दोनों एक कलयुग का महान राक्षस और एक उसकी होने वाली बीबी राक्षस की पत्नी राक्षसिनी। नवल नारायण भी पैदा हुए थे दत्त बाबू के घर में, तो भयंकर अपशकुन हुआ था। और जब ये 5वें नंबर की बहन पैदा हुई थी हंस जी के घर में, तो वहां भी महान अपशकुन हुआ था। जिस दिन वो पैदा हुई थी, ये जो सुशीला देवी कहिए, जो बाद में नवल नारायण की पत्नी बनती है, तो जिस दिन वो पैदा हुई थी उसी दिन हंस जी के घर में अपशकुन हुआ था, और उनके घर में 4 गायें मर गई थी। आसमान से बिजली गिरी थी और 4 गायें मर गई थी, और उसके 1 घंटे बाद पैदा हुई थी, जिसका नाम सुशीला रखा गया था उसके पिता द्वारा। तो हंस जी तो उसी वक्त कहते थे ये सुशील तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका नाम आप सुशीला रख दिए हैं, इसका नाम दुशीला रखते जो दुख देने आई है। लेकिन हंस जी की चल नहीं पाई, नामकरण संस्कार पिता ने किया, वही जजमनिका का काम करते थे, तो कन्या का नाम सुशीला रखा गया था। तो हंस जी भी परम प्रसन्न हुए दूल्हे की इस मांग को सुन करके। जो होने वाली बहनोई थे उसकी जब मांग हंस जी ने सुनी ना कि दुल्हन को खैनी बनाना आना चाहिए, खैनी ठोकना आना चाहिए, खैनी मलना आना चाहिए, तो बताया क्या हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी बहन को खैनी बनाना आता है कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो हम कुछ स्टाफ रख देंगे जो उसको अच्छे से ट्रेंड कर देंगे। अगर आपकी ये मांग है तो ये मांग तो हम सहर से स्वीकार करते हैं, और बताइए आपकी और कोई मांग हो तो नवल नारायण ने कहा नहीं, मुझे अपने पत्नी के अंदर यही एक गुण चाहिए, क्योंकि हमें इसी में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो जो पत्नी आए, जो अर्धांगिनी होगी, उसका काम होगा कि हमें हमारे काम में सहयोग करे, तो वो निश्चित रूप से अगर उसको इतना पता होगा तो मेरा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो हंस जी लौट आए, कंस जी लौट आए,
और हंस जी और कंस जी के साथ वो गजानन और चतुरानन मिश्र भी गए थे, दोनों भाई लड़की के लिए लड़का देखने। तो वापस लौट के आए पचनामा। तो जब लौट के आए तो खूब हाहारो हुआ, सबने अपने अपने घरों में बताया कि दूल्हा लाजवाब है और इतना नाजुक बदन फुलहार दूल्हा है कि उसे खैनी खाने का तो शौक है, लेकिन खैनी ठोकने में उसको परेशानी है। वो उसको मेहनत का काम लगता है, उसमें बेचारे का नाखून उखड़ जाता है, उसमें बेचारे की तलहथी दुख जाती है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी पत्नी को खैनी बनाना आना चाहिए। तो इतिहास में इसके पहले किसी दूल्हे ने अपने होने वाली दुल्हन में ऐसे गुण की कल्पना नहीं की होगी जैसी कल्पना नवल नारायण ने अपनी पत्नी में की थी। और यही उन्होंने अपने बहनोई को बताया था। पिता की उम्र के बहनोई थे हंस जी और इनके जोड़ीदार थे कंस जी। दोनों के बीच में 25-30 साल का अंतर हंस जी और कंस जी के बीच में। तो दोनों की तो ट्यूनिंग ऐसे ही कभी नहीं बनी, दोनों की कभी एक दूसरे से नहीं बनी। तो हंस जी ने जाकर के अपने पिता को मनाया, समझाया, बताया और कहा कि हमने सुशीला का ब्याह तय कर देते हैं। वो लड़का हमको पसंद है, जैसा गुण होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही गुण का लड़का है। 36 के 36 गुण कुंडली से भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खूब अच्छा निभा लेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो हंस जी के पिताजी ने स्वीकृति दे दी और उसके अगले दिन से हंस जी ने गांव के 2 महतो जी को ठीक कर दिया जो खूब अच्छा खैनी खाते थे। अब पूछा गया नबी मियां खैनी खाते हैं, तो नबी मियां ने कहा नहीं खाते हैं। रतन मिश्र को पूछा गया खैनी खाते हैं, तो नहीं खाते हैं। अब खैनी खाने वाला था एक विष्णु पाठक, वो खैनी खाता था और कई बार सुशीला विष्णु पाठक के लिए भी खैनी मलना शुरू कर दी थी पहले से ही, लेकिन ये हंस जी को पता नहीं था। और जब सुशीला से पूछा उसकी भौजी ने कि काजी आप खैनी बनाना जानती हैं, तो कन्या बहुत चतुर थी, पूछी खैनी क्या होता है। तो हंस जी समझ गए कि ये सब गुने में आगर है, ये खैनी का नामों नहीं सुनी है और इसका दूल्हा चाहता है कि खैनी बनाना आना आता है कि नहीं। तो हंस जी तो जानते थे ना अपनी बहन का गुण, कि झूठ बोलने में भी उस्ताद एक नंबर के है। तो अपनी झूठी इज्जत बघारने के लिए पूछ रही है कि खैनी क्या होता है। तो इसे समझ गए हंस जी कि ओहो बहुत ही बढ़िया जोड़ी बनाए हैं। तब हंस जी ने क्या किया, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से पता किया। तो चतुरानन मिश्र ने बताया 2 महतो जी का नाम। बोले ये 2 महतो जी को खैनी बनाना खूब अच्छे से आता है। ये महतो जी के जो 2 लड़के हैं ना, ये खूब खैनी खाते हैं, बगीचे में छुप छुप के बनाते हैं। तो हंस जी ने कहा हमसे तो स्वीकार नहीं करेगा, एक काम करो। चतुरानन मिश्र को यह जिम्मेदारी दी गई कि चतुरानन मिश्र जी जाएं और पूछे पता करें। तो उन्होंने बात करके उन 2 लड़कों को ठीक करके लाया और उसको कहा कि आपको पैसा मिलेगा और काम क्या करना है, तो प्रोफेसर साहब की बहन को खैनी बनाना सिखाना है। 1 महीना में खूब बढ़िया खैनी बनाने की ट्रेनिंग दे देनी है, क्योंकि दूल्हे मियां ने कहा था कि खैनी में ज्यादा चूना पड़ जाएगा तो मेरा मुंह खलतर जाएगा, खराब हो जाएगा। खलतर जाना मतलब जीभ में फफोले पड़ जाना। अब जो खैनी में चूना मिला के खाते हैं उनको ज्यादा अच्छा से आइडिया होगा, हमको तो आइडिया नहीं है, हम तो खाली कहानी बता रहे हैं। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया खूब हंसने लगे, कहे हाँ रंजन बाबू ये बात तो एकदम सही है, ये एकदम सही बताएं कि खैनी में अगर ज्यादा चूना मिला करके खा लेगा तो मुंह खलतर जाएगा। तो मैं बोला नवल नारायण पहले से ही इसके लिए चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कन्या को खैनी बनाना आना चाहिए मेरी दुल्हन को। तो हंस जी के निर्देशानुसार सुशीला का ट्रेनिंग शुरू हुआ। सुशीला का प्रशिक्षण अभियान कहिए खैनी बनाने का। वो 2 महतो जी के जुआ लड़के थे, जुआ नौजवान, उनके बीच में उसका प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ और उसके सुपरवाइजरी की जिम्मेदारी रतन मिश्र को दी गई और
कंस जी तो लगे ही रहते थे पीछे पीछे। तो कंस जी और रतन मिश्र के संरक्षण में वो दो महतो जी के लड़के आकर के 1.5-2 घंटा बैठ के खैनी मलना कन्या को सिखाते थे। रोज जैसे ट्यूशन देते हैं ना, 1-2 घंटा ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, तो उसी तरह से महतो जी के वो दो लड़के आते थे और खैनी बनाना कन्या को सिखाते थे, और फिर उसकी बनाई हुई खैनी को खा खा के उसका टेस्ट बताते थे। और इस तरह से लगभग 1.5 महीने में जो हंस जी की बहन है सुशीला, वो पूरी तरह से तैयार हो गई। और वो जो महतो जी के लड़के थे उन्होंने उसको पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि खैनी बनाने में अब आपकी बहन उस्ताद हो गई है, हमारी फी दे दीजिए। और अब आपकी बहन का बनाया हुआ खैनी जो भी खाएगा वो अपना ओठ मलता रह जाएगा, क्योंकि खैनी को ओठ के नीचे दबाते हैं ना, तो एक बार जो खाएगा जिसको चस्का लग जाएगा वो अपना ओठ ही मलता रह जाएगा। हमने इसको खैनी बनाने का ऐसा उस्ताद बना दिया है। अब जब हमने ये कथा इतना तक सुनाई तो संजय भैया पेट पकड़ के हंसने लगे, जनार्दन चाचा भी पेट पकड़ के हंसने लगे। अब उनको हंसते देख के हमें भी हंसी छूट गई। अब जब मैं ये कहानी बता रहा हूं तो मुझे अंदर से हंसी आ रही है, लेकिन मैं हंस नहीं सकता, इसलिए अपने आप को रोके हुए हूं। उसके बाद संजय भैया कहते हैं आगे का कहानी बताइए रंजन बाबू, आगे का बताइए। तो हमने कहा नहीं संजय भैया, आप दोनों को हंसते देख करके हमको लगाया लघु शंका, तो हम आते हैं करके लघु शंका। तब तक आप लोग दोनों अच्छा से हंस लीजिए, और जब लघु शंका से आवेंगे तब हम आपको आगे की कहानी बतावेंगे। तो मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं श्री नवल नारायण कथा। और जब तक आकर के लघु शंका से मैं कहानी न बताऊं आगे संजय भैया और जनार्दन चाचा को, तब तक के लिए आप करिए इंतजार। और हां, ये बताना तो भूल ही गए, जैसे ही हमने घोषणा करी कि मैं जा रहा हूं लघु शंका, अब उसके बाद आपको आके लौट के कहानी बताऊंगा, तो संजय भैया पूछ बैठे अध्याय खत्म हुआ का? तो हमने कहा हां संजय भैया, आप इसको चौथे अध्याय का समाप्ति मान लीजिए। तो जोर से संजय भैया चिल्ला उठे, नवल नारायण लानत है, लानत है, लानत है तुझे, ए नवल नारायण तुझे लानत है। तो जनार्दन चाचा पूछे लानत खाली नवल नारायण को भेजना है? आज तो नवल नारायण का कथा थोड़ा सा था, नवल नारायण से ज्यादा उन्हें हंस जी का कथा था, कंस जी का कथा था, और वो सुशीला देवी का कथा था। लानत उन्हें भेजना है का? संजय तो उन्हें लानत भेज दिए, आप कहिए तो हम उन्हें लानत भेज दें। तो हमने कहा आप भी भेज दीजिए। तो जनार्दन चाचा चिल्ला उठे, हंस जी, कंस जी, लानत है, लानत है, सुशीला देवी तुझ पर लानत है, लानत है, लानत है। मैंने कहा एक बार ये भी कह दीजिए नवल नारायण तुझ पे भी लानत है। तो जनार्दन चाचा हंस के कह दिए नवल नारायण तुझे लानत है, लानत है। और ये जब तक वो लानत लानत भेज रहे थे तब तक मैं चला गया लघु शंका करने। अब जब लघु शंका से लौट के आवेंगे तो अध्याय 5 की कहानी सुनावेंगे। तब तक के लिए आप करिए इंतजार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। नमस्कार।